एवरीवन, आई एम नेहा और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। एज हमारी बहुत टाइम से एनसीईआरटी रिलीज नहीं हो रही थी और फाइनली अब जून में जाके एनसीईआरटी रिलीज हो गई है। इसके फर्स्ट पार्ट के सारे चैप्टर्स आ चुके हैं। तो आज हम इस चैप्टर को, जो आपका चैप्टर 1 है, इसे लाइन बाय लाइन रीड करने वाले हैं और मैं बहुत इजी लैंग्वेज में कोशिश करूंगी कि आप लोगों को ये चैप्टर एक्सप्लेन करूं। तो चलो करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट। दिस इज योर चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। तो इस चैप्टर में ना हम पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में सोशल साइंस है क्या और इसके क्या पार्ट्स हैं, कैसे हमारे को ये एवरीडे लाइफ में हेल्प करने वाला है, और ये सारी चीज़ें हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है सोशल साइंस जो पहले हमारे 4 बुक्स में आया करती थी, 4 पार्ट्स में हुआ करती थी, हिस्ट्री, जियो, इको, सिविक्स, और अब इस किताब में चारों बुकों का एक ही साथ निचोड़ दे दिया है। एक ही बुक में जो है सारे चैप्टर्स हैं। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर में यही जानने की कोशिश करेंगे कि हम सोशल साइंस से क्या समझते हैं, व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग। तो देखो, दिस इज अवर चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 हमारा है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, जिसका मतलब है इस फर्स्ट चैप्टर में हम सिर्फ सोशल साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में सोशल साइंस है क्या। क्योंकि इस सब्जेक्ट को हम छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अपने 6th 7th 8th में भी ये जो सब्जेक्ट है ये बार बार पढ़ा होगा। ओके, क्योंकि एक मेजर सब्जेक्ट है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, जिसमें हम पूरा सोसाइटी के बारे में रिलेट करते हैं, नेचर, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीजें जो है हमारा सोशल साइंस का ही पार्ट होता है। लेकिन जैसे ही हमारी ये जो किताब आई है क्लास 9th में, और इसका जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा आगे निकला है, थोड़ा सा वास्ट हुआ है, जो हम अब फर्स्ट चैप्टर में ही थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग जो सोसाइटी का एक पार्ट है, जो सोसाइटी में रहता है और एक दूसरे पे डिपेंड करता है। वी पीपल डिपेंड ऑन ईच अदर बहुत सारे तरीकों से। आवर लाइफ आर सोशली ह्यूमन बींग्स जो इस सोसाइटी के अंदर रहते हैं वो एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। इन मैनी वेज हम लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। हमारी लाइफ जो है वो शेप की जाती है एनवायरनमेंट के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, कि हम पे कौन गवर्न कर रहा है, कौन रूल कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम क्या कर रहे हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, हम किस टाइप का ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, क्या आइडियाज पास हो रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मैटर करती है। ये सब कुछ सोशल साइंस का ही पार्ट है। तो देखो, जैसे ही हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाना चाहते हैं सोशल साइंस के लिए और इसके फाउंडेशन को समझना चाहते हैं, तो हमें जानना पड़ेगा कि किस टाइप के पैटर्न से हम आज भी जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं सबसे। तो इन सिंपल वर्ड, सबसे आसान भाषा में देखा जाए तो सोशल साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी है किसकी, ह्यूमन सोसाइटी की। जो भी हमारे आसपास है, सराउंडिंग में है, वो सब हमारा सोसाइटी का पार्ट ही तो है। दैट इज ऑल अवर सोसाइटी। ओके, तो हम इसमें ये जानेंगे कि कैसे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या वो चीजें थी जो कहाँ लोकेटेड है, क्या इवेंट्स हुए, कौन लोग कहाँ रहते हैं, ठीक है, हाउ पीपल लिव टुगेदर, कैसे लोग एक साथ रहते हैं, कैसे एनवायरनमेंट, ये जो वातावरण है, ये नेचर है, ये हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे गवर्नमेंट फंक्शन, जो सरकार है वो फंक्शन कैसे करती है, चलती कैसे है, ओके, हमारी इकोनॉमी क्या है, ठीक है, कैसे इकोनॉमी चलती है। और ये सब्जेक्ट हमें हमारा पास्ट, प्रेजेंट और कैसे इस वर्ल्ड को शेप प्रोवाइड करता है, कैसे शेप, आकार देता है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर की मदद से जानेंगे, ताकि हमारे जो आने वाले और चैप्टर्स हैं ना वो थोड़े से इजी हो जाएं। ओके, जैसे कि अदर सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हम ये सारे पढ़ते हैं साइंस में। ओके, ये सब साइंस का पार्ट होते हैं, लेकिन ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं सोशल साइंस से ही रिलेट करती है। जैसे सोशल साइंस में हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सोसाइटी के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में, कल्चर के बारे में और ह्यूमन इंट्रैक्शंस के बारे में, कैसे ह्यूमन टू ह्यूमन एक दूसरे से इंट्रैक्ट करता है, क्या कल्चर होते हैं। ये सारी अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी बढ़ जाएगी जब हम जानेंगे ये सोशल वर्ल्ड में चीजें हैपन कैसे हो रही है, ऑकर कैसे हो रही है, उसके पीछे का कॉज क्या है। तो
और सारी चीजें हमारे लाइफ के जितने एस्पेक्ट दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, हम सब चीजों से कनेक्टेड हैं, कनेक्ट करते हैं। ओके तो सोशल साइंस हमारे कैसे एवरीडे लाइफ का पार्ट है। एवरीडे लाइफ मतलब कि हम अगर स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, घर आ रहे हैं, रोड से जा रहे हैं, स्कूल का क्या सिस्टम है। ओके तो ये सारी चीजें जो है हमारे एवरीडे लाइफ का पार्ट है। जैसे यहाँ पे फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स आपके पास दिए हुए हैं। थिंक अबाउट अ डे, एक ऐसे दिन के बारे में सोचो, एक आप घर से जगे हो, एक ऐसे घर में जगे हो जो किससे बना हुआ है, मटेरियल से बना हुआ है। और मटेरियल कहाँ से मिला आपको, नेचर से मिला है। आप खाना खा रहे हो तो वो खाना कहाँ से आया है, हो सकता है वेरियस रीजन्स, बहुत डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आया हो कंट्री के, पॉसिबल है। आप जिस प्लेट में खाना खा रहे हो उस प्लेट में अनाज जो है हार्वेस्ट होके पहुंचा होगा, प्रोसेस हुआ होगा, ट्रांसपोर्ट हुआ होगा, खरीदा गया होगा, बेचा गया होगा। तो ये सारे एफर्ट्स जो है लोगों ने लगाए होंगे, ठीक है, जो कि इकोनॉमी का पार्ट हो गया। उसके बाद जिस रोड पे आप ट्रैवल करते हो, ठीक है, मेंटेन उसको कौन करती है, पब्लिक अथॉरिटीज करती हैं। तो आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, वो आपके एजुकेशनल पॉलिसी का ही एक पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी अगर घर में आ रही है तो वो जनरेट हो रही होगी कहीं ना कहीं पावर स्टेशन में। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से जुड़ी हुई है। तो ये हमारा एवरीडे लाइफ वाला जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सिंपलेस्ट डेली एक्टिविटी, जितनी भी हमारी नॉर्मल डेली की एक्टिविटी भी हम जो करते हैं ना, उसमें भी सोशल साइंस इन्वॉल्व रहता है। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस फॉलो कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, सोशल कॉपरेशन क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल हमारी लाइफ को ना बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप पढ़ सकते हैं इन्हें। ओके कि कैसे किसी रीजन में फार्मिंग होती है, ठीक है, कैसे ट्रेड और इंडस्ट्रीज जो है उन पे फोकस करती है, गवर्नमेंट कैसे मिलियन ऑफ पीपल के बिहाफ पे डिसीजन लेती है और वो डिसीजन लोगों को अफेक्ट भी करते हैं। कैसे कोई जगह जो है बाढ़ बाढ़ प्रॉन होती है, मतलब कि वहां पे फ्लड आ सकती है बार बार, ठीक है। एग्रीकल्चर किस तरीके से फ्लारिश होता है एक रीजन में किसी और तरीके से, दूसरे रीजन में किसी और तरीके से। तो ये सारा हम ज्योग्राफी में देखते हैं। बिकॉज हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, हिस्ट्री, जियो, इंस्टीट्यूशन हम रिलेट कर सकते हैं, हमारे पॉलिटिकल साइंस से रिसोर्स, फिर जियो का पार्ट हो गया, सोशल ह्यूमन चॉइसेस। तो ये सारी चीजें ना हमारी इंटरकनेक्टेड होती है। सोशल साइंस में ऐसा नहीं है हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या हिस्ट्री में पॉलिटिक्स नहीं होती थी उस टाइम पे, नेचर नहीं था। तो ये सारी चीजें हमारी इंटरकनेक्टेड है और हमारे को सोशल साइंस सिखाता है क्वेश्चन करना, क्वेश्चन पुट अप करना, ठीक है, और ताकि हम और ज्यादा एक्सप्लोर कर पाए उन क्वेश्चंस की मदद से, ऑब्जर्व करें, एविडेंसेस ढूंढें और लॉजिकल रीजनिंग की तरफ ध्यान दें। हर चीज के पीछे लॉजिक्स ढूंढने की कोशिश करें, यानी कि अंधविश्वास की तरफ ना जाएं, लॉजिक्स के ऊपर ही चीजों पर बिलीव करें। ओके तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशन। हमें समय और ट्रेडिशन कैसे एक सोसाइटी के बारे में समझाता है। टाइम की बात करूं, जैसे कि हिस्ट्री में जो पुराना समय था वो एंशियंट टाइम था, वो कैसा हुआ करता था। आज हम मॉडर्न ईरा में पहुंच गए, मॉडर्न टाइम है, तो अब के क्या ट्रेडिशन होते होंगे, तो चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी हम सोसाइटी को पढ़ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं किससे रिलेट कर रहा है, हमारा हिस्ट्री से भी रिलेट कर रहा है, क्योंकि हम टाइम एंड ट्रेडिशन की बातें कर रहे हैं। As society has not always been as it today, हमेशा सोसाइटी ऐसी नहीं है जैसे कि हमारी आज है। इस सोसाइटी को चलते हुए थाउजेंड्स ऑफ ईयर हो चुके हैं, काफी हजारों साल बीत चुके हैं और बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ चुके हैं। जो ह्यूमन कम्युनिटी है वो डिपेंड करती है डिपेंड करती थी पहले किस पे, सिर्फ नेचर पे, अपने सर्वाइवल के लिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता लोगों ने क्रॉप्स उगाना सीखा, डोमेस्टिकेटिंग ऑफ एनिमल्स सीख लिया, अपने सेटलमेंट्स को परमानेंट बना लिया, टूल्स बनाना सीखे, एक्सचेंज कैसे, गुड्स को कैसे एक्सचेंज करना है और क्या सिस्टम ऑफ गवर्नेंस फॉलो करना है, लोगों ने ये सारी चीजें डिसाइड की। जब आपने 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा कि एक स्टोन एज सिस्टम हुआ करता था, स्टोन एज में हमारा पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक स्टेज था, फिर धीरे धीरे सोसाइटी ग्रो हुई, ऋग्वेदिक टाइम आया, लेटर वैदिक टाइम आया, फिर और ग्रो हुई। तो इस तरीके से ही हमारा सिस्टम जो है ट्रेडिशन का, टाइम का, वो है आगे चल के चेंजेस आते गए। फिर छोटे छोटे विलेजेस बसे, विलेजेस से टाउन बने, टाउन से सिटीज बनी और इसी के साथ न्यू आइडियाज, इनोवेशन, कल्चरल एक्सचेंज जो है हमारा और ज्यादा लाइफ में आते चले गया। ओके तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
दिस स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, क्योंकि हमारी जो इंडियन रूट्स है ना उसमें हमें इंक्वायरी करने की बहुत आदत है, बहुत जानने की क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज के लिए। तो यही लिखा है कि इंक्वायरी जो हमारे स्पिरिट में है ना, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन का ही एक पार्ट है कि हमें हर चीज जानने की बहुत जिज्ञासा रहती है। कि थिंकर्स पहले हर चीज पे डिस्कशन किया करते थे, क्वेश्चन पुट अप किया करते थे, रीजनिंग ढूंढा करते थे, ताकि वो इस वर्ल्ड को समझ पाए, इस दुनिया को समझ पाए, इसके जो फिनोमिना है उसको समझ पाए। जो नॉलेज है वो एक्सप्लोर की जा सकती है ऑब्जर्वेशन से, हमने कुछ चीज ऑब्जर्व की है, उसे हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और डायलॉग्स के थ्रू, अपनी वाणी के थ्रू दूसरों को भी बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ पंच महाभूतास, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है पंच महाभूतास। अब देखो पंच महाभूतास का ना कॉन्सेप्ट हमारा जो है कि एक साइड में की टर्म्स में आ रखा है। जो आइडिया है पंच महाभूतास का, ये 5 एलिमेंट्स को मिला के बना है, क्योंकि देखो वर्ड है इसमें पंच, पंच मतलब 5। ये फिलॉसफी यहां से आई है कि ये जो पूरी दुनिया है ना ये 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जैसे कि पृथ्वी, अपाह मतलब वाटर, फायर, एयर और स्पेस, ये 5 चीजों से मिलके जो है ना ये अर्थ नहीं, अर्थ बनी है। ये पूरा फंडामेंटल लाइफ हमारा जो है ये चल रहा है। स्कॉलर्स मानते हैं कि टू एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है पंचमहाभूतास का, जिसमें ये नेचुरल प्रोसेस है, ह्यूमन बॉडी है, रिलेशनशिप जो ह्यूमन के बीच में और एनवायरमेंट के बीच में जो क्रिएट किया गया है, ठीक है, ये सारी चीजें एक्सप्रेस करने के लिए पंचमहाभूतास का यूज किया जाता है। और इन फिलोसफिकल टर्म में इसको ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है कि एन अर्ली अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचर, जब नेचर को हम बहुत शुरुआती तौर पे जानने की कोशिश करते हैं ना, तो ये पंचमहाभूतास से मिलकर बना हुआ है। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, नेचर, एनवायरमेंट, ह्यूमन, उनकी नीड्स, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। तो हमने पंचभूतास में देखा कि कैसे जो है हमारा नेचुरल वर्ल्ड जो है इंटरकनेक्टेड है ह्यूमन लाइफ से, मतलब नेचुरल वर्ल्ड और ह्यूमन लाइफ दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एम्बेडेड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, ये हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे एनवायरमेंट जो है हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। आपने देखा है कि अगर मैं प्लेन एरिया में रह रही हूँ तो हमारे यहाँ के हाउसेस अलग होंगे, हमारा खान पान अलग होगा, हमारा ऑक्यूपेशन अलग होगा। और ऐसे ही अगर मैं माउंटेन एरिया में रहूंगी तो वहां पे हमारा रहने का पैटर्न है, ऑक्यूपेशन है, आर्किटेक्चर है, फूड हैबिट्स है, हेल्थ प्रैक्टिस है, सब कुछ अलग होगा। तो ऐसे ही हमारा एनवायरमेंट हमारी लाइफ को जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इसी तरीके से जो हमारी रिमेन रेलेवेंट एज सोसाइटी रिस्पॉन्ड्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस, ऐसे ही हम चैलेंजेस, ऐसे ही हमारी जो बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी है, ऐसे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के हिसाब से अपने आप को खुद को रेजिस्ट करना चालू कर देती है, उसके हिसाब से रिएक्ट करती है। सिमिलरली जो एक आइडिया है हमारा वसुदेवः कुटुंबकम, अब देखो इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ। वसुदेव किसको बोला जाता है? अर्थ को, ठीक है। जो ये पूरी अर्थ है ना वो क्या है? कुटुंब है। कुटुंब मतलब एक फैमिली है। तो यही लिखा है द वर्ल्ड इज वन फैमिली, हमारी पूरी धरती जो है ना एक फैमिली है। इस कोटेशन का मतलब यही होता है, जिसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन सोसाइटी है, जितने भी हम ह्यूमंस हैं, चाहे वो किसी भी रीजन में रह रहे हो या चाहे कोई भी कल्चर फॉलो कर रहे हो, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। इसकी वजह से हमारे कौन सा सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस आता है, मतलब कि हम सब एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। हमारा मेन कोर यही है। ओके, हमारी जो जड़ है, जैसे अर्थ होता है ना, हमने अर्थ के बीच में एक कोर होता है, तो वो कोर है कि हम लोग एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। और ये पूरा जो वर्ल्ड है ये ग्लोबली इंटरेक्ट करता है और रिलेशनशिप्स क्रिएट करता है। ओके, अब देखो अर्ली रिफ्लेक्शन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया, जब सबसे पहला गवर्नेंस की बात की गई, ठीक है, शासन की बात की जा रही है, शासन हो रहा है, तब पॉलिटिकल साइंस की बात आती है, पॉलिटिकल अथॉरिटी की बात आती है। तो उस टाइम पे लोगों की भलाई के बारे में सोचा जा रहा है और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक राजा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं एथिकल वे में, तो उनके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट आपकी किताब आएगी, दैट इज अर्थशास्त्र। और किसके द्वारा लिखी गई है? ये कौटिल्य के द्वारा। 2300
ईयर्स अगो ये लिखी जा चुकी है, जिसमें ना कौटिल्य बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। पहली किताब है जिसमें पॉलिटिक्स के बारे में बात की जाती है, फंडामेंटल्स दिए जाते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिक मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, टैक्सेशन, एक रूलर की क्या ड्यूटीज होनी चाहिए अपने प्रजा के प्रति, ये सारी बातें जो है हमारी अर्थशास्त्र शास्त्र में बताई जाती है। सच वर्क्स, ऐसे ऐसे कार्य, क्या सिस्टमैटिक वे से थिंकिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट को चलाने के लिए, इकोनॉमी कैसे एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो बहुत लंबे टाइम तक ये हमारी जो है क्या रही, डिसिपल रहा, ठीक है, डिसिप्लिन रहा पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए। जैसे जैसे और ट्रेडिशन आगे बढ़ा तो हमने समझा सोसाइटी को समझने के लिए हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हर चीज के पीछे एक रीजन ढूंढना पड़ेगा और उसका क्या रिफ्लेक्शन है, ठीक है। हमने तो ऑब्जर्व किया, हम उसे कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। तो ये सारी चीजें कि एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, एक बहुत लंबा इतिहास से चले आ रहा है। ऐसा नहीं है गवर्नेंस आज, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट आज ही बनी, बहुत लंबे सालों पहले भी गवर्नमेंट हुआ करती थी। राजा महाराजा तो हुआ करते थे, वो भी रूल करते थे अपनी प्रजा के लिए। जैसे ही हमारा मॉडर्न सोशल साइंस आ गया, आज हम मॉडर्न हो चुके हैं, मॉडर्न सोशल साइंस आ चुका है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि लीगेसी ऑफ न्यू टूल्स, नए नए हमने औजार बना लिए, नए मेथड्स बना लिए पढ़ने लिखने के, कि सोसाइटी कैसे फंक्शन करेगी। और बहुत समय से ये सारे चेंजेस होते हुए चले आ गए। जैसे जैसे बोलते हैं ना कि मॉडर्न सोसाइटी आगे बढ़ती है, ऐसे ऐसे समाज में चेंजेस होते जाते हैं। लेकिन आज के प्रेजेंट के टाइम में अगर हम बात करें तो ये बहुत लंबी जर्नी हो चुकी है जो हम अब तक कंटिन्यू कर रहे हैं। चेंजेस आ रहे हैं, सोसाइटी जो है क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली। ओके, अब देखो इंस्टीट्यूशन कैसे डेवलप हो रहे हैं। ओके, तो अब इंस्टीट्यूशन कैसे डेवलप हो रहे हैं, हाउ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, लोगों के बीच के रिलेशनशिप्स कैसे हैं, एनवायरमेंट के साथ कैसे हैं, ये सारी चीजें जो है ना समय के साथ साथ ट्रांसफॉर्म होती है, चेंज होती हुई चली जाती है। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, वो लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, सर्वे कंडक्ट करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है पुराने उनको एग्जामिन करते हैं और कंपेयर करते हैं आपस में कि टाइम के साथ साथ जो है ना क्या क्या चेंजेस होते गए और क्या अलग अलग जगहों पे उन टाइम के हिसाब से चेंजेस हुए। ये सारी इंफॉर्मेशन ना वो मल्टीपल सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से कलेक्ट करते हैं और उन पे एक एक्सप्लेनेशन देते हैं जो उनके एविडेंसेस से मैच करे। मतलब कि एविडेंसेस का मतलब होता है सबूत, उनको कुछ सबूत मिलना चाहिए, उस सबूत के बेसिस पे वो सारी एक्सप्लेनेशंस बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं कि ये पूरा एक्सप्लेनेशन है और बदले में मुझे कोई सबूत ही नहीं है तो बेबुनियादी हो गया ना। तो इसलिए वो सबूत के बेसिस पे कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो इसी वजह से हम समझते हैं कि कैसे चेंजेस हुए, क्या हमारा पास्ट था उसको कैसे शेप मिली। हमारा पास्ट भी ना हमारे प्रेजेंट को शेप देता है। जैसे कि हमारे पास्ट में जो चीज घट चुकी है तो हम उस चीज को दिमाग में रख के अपने प्रेजेंट के भी डिसीजंस लेते हैं और साथ साथ हम फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं कि उसके क्या एक्शन और रिएक्शन जो है फ्यूचर में भी हमारे को देखने को मिल सकते हैं। अब देखो जो ये सोशल साइंस है ना, इट इज अ स्टडी ऑफ डिसिप्लिन्स। अब इसमें ना हमारे 4 डिसिप्लिन्स है, हिस्ट्री, जियो, इको एंड पॉलिटिकल साइंस। तो देखो ह्यूमन सोसाइटी ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्स मतलब कि जटिल है। ठीक है, कोई एक सिंगल फील्ड, एक सब्जेक्ट से नहीं सब कुछ हम एक्सप्लेन कर सकते, सारी चीजें नहीं बता सकते। अगर मैं इतिहास के बारे में बात करूंगी तो मैं जियो के बारे में अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगी, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करूंगी तो हिस्ट्री रह जाएगी। तो हमारे को ना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है ये जस्टिफाई नहीं कर सकता है सब्जेक्ट को। जैसे कि अगर ड्रॉट के बारे में पढ़ रही हूँ तो एनवायरमेंट का पार्ट हो गया, फार्मर की इनकम के बारे में पढ़ रही हूँ इकोनॉमी का पार्ट हो गया, गवर्नमेंट के लिए पढ़ा तो पॉलिटिक्स का पार्ट, ऐसे ही माइग्रेशन के बारे में पढ़ा तो सोसाइटी का पार्ट, ट्रेडिशन हो गया कल्चर। तो हमारी जो लाइफ है, हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए हमारे डिसिप्लिन्स भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम अलग अलग करके ना पढ़ नहीं सकते, हम इंटीग्रेट करके ही चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही ऐसी सिचुएशन आती है हम देखते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अलग अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ने की कोशिश की जाती है, डिफरेंट एस्पेक्ट से ह्यूमन लाइफ को समझने की कोशिश की जाती है, बिकॉज सोसाइटी इन अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कनेक्टिव वे, ताकि हम सारी चीजों को ना, सारे सोशल साइंसेस को कनेक्टिव वे में पढ़ सकें। ओके, तो हम क्लास 9-10 में ये 4 डिसिप्लिन्स पढ़ते हैं, जियो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमी। इनका जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग का एक मेजर मोटिव है कि हम सारी चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली समझें, अडेप्ट करें। ओके, लेकिन इसके अलावा भी कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं जैसे कि सोशियोलॉजी,
फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, जो भी हमारे को और वास्ट वे में समझाती है। पर स्टिल बिकॉज यू आर इन 9th एंड 10th स्टैंडर्ड, तो हम थोड़ा लिमिटेड सिलेबस के साथ यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि सोशल रिलेशनशिप्स क्या होंगे, एथिकल रीजनिंग क्या है, ह्यूमन बिहेवियर क्या है। ठीक है, तो देखो जैसे कि हम जियो की बात करते हैं तो जियो हमारा बिल्कुल अर्थ से रिलेटेड है, एनवायरमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड देयर सराउंडिंग्स, है ना। तो हम बिल्कुल नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं जियो के अंदर। और हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन पास्ट में क्या हुआ था, क्या इतिहास रहा था, क्या चेंजेस आए थे समय के साथ साथ, क्या चेंजेस हुए, ये सारी चीजें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और पॉलिटिकल साइंस देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस में ना हम गवर्नेंस के, सरकार के बारे में, राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, पावर क्या है, शक्तियां क्या है, कैसे एक रूलर को पावर्स मिलती हैं, ओके, राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये सारा पार्ट जो है हमारा पॉलिटिकल साइंस का है। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि कैसे सोसाइटी प्रोड्यूस करती हैं चीजों को, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, यूटिलाइज करती हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। ओके, तो ये डिसिप्लिन ना हमें क्वेश्चन पूछना सिखाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, सारी चीजों को इंटीग्रेट एक साथ लेकर के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, नाउ हमारा ज्योग्राफी जो पार्ट है, ठीक है, ज्योग्राफी सबको पता है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सोशल साइंस का, जिसमें हम नेचर, सराउंडिंग, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो ज्योग्राफी में हम लोकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेसेस, ऑब्जेक्ट, मटेरियल, पीपल, एज वेल एज रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर सराउंडिंग। हम ज्योग्राफी में ना अपने नेचर के बारे में पढ़ते हैं कि ह्यूमंस के और नेचर के क्या रिलेशन है। अगर हमारी जो इंडिया को ही देख लो, कितने सारे अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं यहाँ पर, कैसे अलग अलग लोग रहते होंगे, कितने डिफरेंट लाइफ ऑफ पैटर्न फॉलो करते होंगे। तो देखो, अगर मैं बोलूँ सिर्फ ये ना हमारी लाइफ के दोनों ही एस्पेक्ट को ना एग्जामिन करता है। फिजिकल फीचर जो है अर्थ का, जैसे फिजिकल फीचर समझना हो, अर्थ के माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, प्लेन एरिया, प्लेट्यू, कोस्टल एरिया, घाट्स, तो ये सारा ना हमारा फिजिकल फीचर है। ओके, तो ये चीजें भी ना हमारी जो क्या करती है, ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करती है। द ह्यूमन कम्युनिटी दैट इनहेबिट, जो वहां पे ह्यूमन कम्युनिटी रहती है, ग्रुप ऑफ पीपल जो वहां रह रहे हैं, उनका जो घर है, इनहेबिट है, ठीक है, तो वो सारे लोग कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ, उनकी लाइफ कैसे इन्फ्लुएंस होती है। ज्योग्राफी सीक्स टू अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स आर लोकेटेड, ज्योग्राफी की मदद से ही हम सीखते हैं कि चीजें कहाँ पर लोकेटेड है, कैसे वहां तक पहुंचना है, क्या जगह है, दूर है, पास है, या अलग अलग टाइम के हिसाब से वहां पे क्या क्या सिचुएशंस रही थी। ओके, तो ये सारी चीजें जो है हम ज्योग्राफी में देखते हैं। और सारी चीजें आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंसी है, एक दूसरे पे निर्भर है। और इसलिए हमने क्या अडॉप्ट किया, एक होलिस्टिक अप्रोच, ताकि हम ओवरऑल अप्रोच को डेवलप कर पाए। ठीक है, जिसमें हम पार्शियल पर्सपेक्टिव ले, जैसे कि कोई लोकेशन और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और कभी कभी विद टेम्पोरल पर्सपेक्टिव। टेम्पोरल का मतलब है कोई चीज जो टेम्परेरी है, जो थोड़े टाइम यहाँ पर जो है अभी अकर हो रही है, थोड़े टाइम बाद उसमें चेंजेस आते चले गए। ठीक है, तो वो चेंजेस ओवर टाइम है। अब देखो, अब हमने इसमें ना काफी सारी और बातें भी पढ़ते हैं, जैसे नेचुरल साइंसेस, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो भी सोशल साइंस का ही पार्ट है। कितना तुम लोग सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल हो गया, सोशल साइंस का पार्ट साइंस के सब्जेक्ट्स कैसे हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अब देखो, फिजिक्स में तुम देख सकते हो दीज ऑल, तुम साइंस में पढ़ते हो ना कि बिजलियां हैं, बादल है, बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, दैट इज व्हाट ऑल, दैट इज नेचर। ओके, केमिस्ट्री तुम देख सकते हो, प्लांट्स है, प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं, कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, है ना, ये दैट इज ऑल केमिस्ट्री। और in biology you can see different type of plants, animals, how they grow, they evolve, इट्स अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी टू, है ना। तो ये सारा भी हमारा सोशल साइंस में ही रिलेट करता है। ओके, अब देखो, अब जैसे ही सोशल साइंस में हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियो, तो ये सारी चीजें ना हमारे को हेल्प करती है कि इंडिया जो है हिस्टोरिकली क्या था, एक हब था ग्लोबल इंटरेक्शन का। ओके, तो ये जो लाइन है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि हिस्टोरिकल, अगर पुराने टाइम से ही देखे ना, तो इंडिया जो है हिस्टोरिकल हब है, ठीक है, ग्लोबल हब है, जहाँ पे लोग जो है इंटरेक्ट करने आया करते थे। बिकॉज इंडिया की जो कोस्ट लाइन है ना, इंडिया की जो शेप है नीचे से, जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, जहाँ पर बहुत सारे लोग
कांटेक्ट में आते थे बहुत डिफरेंट कंट्रीज के, जैसे कि अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड चला करता था, व्यापार चला करता था। अब ज्योग्राफी डिसिप्लिन जो है ना, ये हमें समझाता है वेरियस टूल्स से, जैसे कि मैप, ग्लोब, एटलस, इन सब की मदद से हम बहुत अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ने में मज़ा आता है, समझने में मज़ा आता है। ठीक है, इन्फोग्राफिक्स से समझ सकते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो आगे के आने वाले कुछ 2 सालों में आप लोग यही पढ़ेंगे इन योर क्लास 9th एंड 10th। अगर आपको और इंटरेस्ट है तो आप 11th-12th में भी ले सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओके, जैसे मैं बता रही थी ना, तो ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट हमारा काफी बड़ा है, कोस्टल एरिया, इसलिए काफी सारे जो ट्रेडर्स हैं वो आके हमारे इंडिया से भी इंटरेक्ट करते थे। इट इज अ हब एट दैट, ग्लोबल हब एट दैट टाइम। ओके, तो देखो आने वाले कुछ सालों में आप लोग यही डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ोगे कि क्या डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है, कैसे अर्थ को है शेप मिली है, क्या प्रोसेस था अर्थ को शेप मिलने में। ओके, हमारी इंडिया ना शुरू से यहीं पे नहीं थी। अगर आपने कभी पिछले कुछ क्लासेस में या फिर पिछले क्लासेस लाइक 7th 8th में कभी भी पांजिया कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि अर्थ यहाँ नहीं थी, कहीं और से आई थी। ओके, तो क्लाइमेट अलग अलग जगह के, ओशियन, बायोमासेस, तो ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो। ओके, ना हिस्ट्री, हिस्ट्री हमें सबको पता है, इतिहास, पास्ट के बारे में पढ़ना है। इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। ह्यूमन पास्ट के बारे में हमने पढ़ लिया कि कैसे सोसाइटी जो है धीरे धीरे लोगों की एक्सपीरियंसेस से बनी, उनके वैल्यूज क्या होते थे, चेंजेस आते गए समय के साथ साथ। अब ऐसा तो नहीं है ना हिस्ट्री है तो हम हिस्ट्री में ही अटके रह गए, तो समय धीरे 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 आगे बढ़ा, तो हमारी लाइफ में काफी सारे चेंजेस आते चले गए। हमारे पास मल्टीपल वेज है जिसमें हमने अपने पास्ट को है इंटरप्रेट किया है, मतलब कि जो पास था उसको समझने की कोशिश की है अपनी लैंग्वेज में, और कैसे कैसे हमारा जो कल्चर है वो ट्रांसमिट हुआ है। ठीक है, हमारे जो कल्चरल वैल्यूज है वो ट्रांसमिट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन हमारा पास ऑन हो गया, वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। अब जितने भी ओल्डेस्ट है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिशंस है, भारत जो है बहुत प्राचीन देश है जहाँ पे हमारा बहुत रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन हुआ करता था। ठीक है, तो हमने उस सबको प्रिजर्व करके रखा है, कैसे, कल्चरल मेमोरी के बेसिस पे। ठीक है, जैसे कि उस टाइम पे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कहानियों के थ्रू चीजों को ट्रांसफर कर दिया जाता था, और इसलिए भारत को क्या बोला जा रहा है, इतिहास और पुराना ट्रेडिशन। थ्रू स्टोरीज हम कैसे पास ऑन कर रहे हैं, कहानियों के थ्रू। जैसे कि होली है, आपको एक होलिका दहन की कहानी पूरी पता होगी। ओके, कैसे वो ट्रांसफर हुई फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, हमें एक पूरी स्टोरी लाइन पता है उसकी। दिस ट्रेडिशन नॉट ओनली शेयर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, ये जो स्टोरीज है सिर्फ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ही शेयर नहीं कर रहे, उस कल्चर का कुछ एक मीनिंग भी है, कुछ इवेंट्स हुए होंगे, कुछ लोग होंगे, तो उन सारी स्टोरीज में वो सारी चीजें इन्वॉल्व होती थी। ऐसा करने से हम ये देखेंगे कि कैसे हमारे आइडियल्स, वैल्यूज और सेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रिजर्व रही समय के साथ साथ। Across culture, जैसे ही across culture different historical traditions have utilized different methods। अब जैसे जैसे different cultures है, इंडिया में ना सिर्फ एक ही कल्चर नहीं है, बहुत सारे कल्चर्स हैं। तो हिस्टोरिकल ट्रेडिशन से देखा जाए तो डिफरेंट मेथड से उनको यूटिलाइज करने की कोशिश की गई है। सम ट्रेडिशन एम्फसाइज मॉरल फिलोसफिकल इंसाइट, कुछ ट्रेडिशंस जो हैं, कुछ जो हमारे रीति रिवाज हैं, वो मॉरल और फिलोसफिकल साइड से देखे जाते हैं, नैतिकता की दृष्टि से देखे जाते हैं कि सच बोलो, बड़ों का आदर करो, इस टाइप की मॉरल वैल्यूज हमें देते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन में भी आए हैं। ठीक है, कुछ पुराने जो हमारी किताबें टेक्स्ट मिलते हैं उनसे भी हमें ये चीज जो है पता चली है। जो हिस्टोरियोग्राफीज होते हैं, ठीक है, अब जो हिस्टोरियोग्राफीज क्या होती है, बाय कॉन्ट्रास्ट इंक्रीजिंगली रिलाइज ऑन एम्पिरिकल एविडेंसेस। एम्पिरिकल एविडेंस का देखो यहाँ पे एक कीटम दिया हुआ है, मतलब वो सारी चीजें जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने एक्चुअल में जाके वहां से कलेक्ट की है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, या वो एविडेंस कलेक्ट किया है, या प्रॉपर उस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया है। अब आज के मॉडर्न लोग हैं वो बिना एक्सपेरिमेंट किए तो मानते नहीं है, उन्हें हर चीज का एक प्रूफ चाहिए, एक प्रॉपर लॉजिक चाहिए। ठीक है, तो इंपीरिकल एविडेंस पे वो बिलीव करते हैं ज्यादा। और सच जैसे कि ह्यूमन जेनेटिक्स है, कार्बन 14 डेटिंग, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, कार्बन 14 डेटिंग क्या होती है कि पुराने टाइम पे कितना कोई भी वस्तु है वो कितना ज्यादा पुराना है, तो कार्बन 14 डेटिंग से हम पता लगा लेते हैं। आर्कोलॉजी, हमारे को क्या वस्तुएं मिल रही है, को क्या एविडेंसेस मिल रही हैं, तो ये सारी चीजों से हम पास्ट के बारे में जान लेते हैं।
अब देखो, हिस्ट्री ड्राइंग ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज। अब हम जो अपनी हिस्ट्री है ना, इतिहास है, उसके सोर्सेज जो है बहुत वाइड है। ठीक है, उसको समझने के लिए जो सोशल रियलिटीज को बता रहा है वो बहुत वाइड है, जिसमें आर्कोलॉजिकल सोर्सेस आते हैं, इतिहास के पुरानी पुरानी चीजें, एविडेंसेस वो आ जाती हैं। ठीक है, लिटरेरी ट्रेडिशन आता है। लिटरेरी मतलब लिखावट, जो उस जमाने में लोगों ने लिखावट लिखी होगी। कौन लिखते थे? ट्रैवलॉग्स लिखते थे, जो इंडिया में लोग घूमने आए हैं। जैसे ह्यून सांग का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने 8 क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, वो इंडिया आए थे, इंडिया में एजुकेशन लेने आए थे, तो उन्होंने क्या बातें लिखी। मेमोइर्स है, कोरस्पॉन्डेंस है, ठीक है, जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड है, फॉकलोर्स है, और ओरल ट्रेडिशन। अब देखो, ये जेनियोलॉजिकल रिकॉर्ड क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट और एक ऐसा सोर्स जो फैमिली के लीनेज को ट्रेस कर रहा है। जैसे कि मान लो आप छोटी क्लासेस में वो बनाते थे ना अपना फैमिली ट्री, कि फैमिली कहाँ से स्टार्ट हुई, सबसे पहले दादा दादी, फिर मम्मी पापा, फिर चाचा चाची, बुआ फूफा, फिर उनके और बच्चे, फिर और आगे आगे ऐसे ट्री बन जाता था ना, फैमिली ट्री। तो ये इस टाइप का ना जेनियोलॉजिकल रिकॉर्ड ही है, कि जैसे राजा महाराजा के टाइम पे वो अपने पूरे वंशावली बनाते थे, वंशावली की प्रॉपर एक डिटेल होती थी कि कौन किसके बाद आया, कौन किसका पुत्र हुआ, किससे किसका विवाह हुआ। तो ये सारी जो है फैमिली लीनेज, लीनेज का मतलब होता है वंशावली, जो हमें पता चलती है। इसमें क्या क्या हमें पता चल जाता है, जनरेशन टू जनरेशन चीज़ों के बारे में पता चलता है, कि क्या इवेंट्स हुए थे, किसकी किसका बर्थ हुआ है, किसकी मैरिज हुई है, किसका डेथ हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें इससे जेनियोलॉजिकल रिकॉर्ड से पता चल जाती हैं। ठीक है, अब कोई भी मटेरियल, मैंने अब भाई बताया ना सबूत, तो वो सबूत यही है कि कोई भी मटेरियल हमें मिल रहा है जिससे हम पास्ट की स्टडी कर पा रहे हैं, तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में काउंट होता है। जैसे कि क्या, जैसे कि हमारे पास जीते जाते सबूत है अभी, जैसे कि मॉन्यूमेंट, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, एक्सकवेटेड साइट, आर्टिफैक्ट्स, ऑब्जेक्ट, आर्ट, तो स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स भी मिली है हमें। ये तो सारे जीते जाते आज की डेट में हमारे पास सबूत है। तो आने वाले कुछ 2 सालों में आप लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में हिस्ट्री क्या होती है, कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ इंडिया के अंदर, कैसे सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, हम पिछले कुछ क्लासेस में आपने पढ़ा था, और कैसे आज के टाइम तक हम पहुंचे, इतने मॉडर्न हो गए हैं। ठीक है, तो और साथ साथ क्या पढ़ेंगे, ग्रीको रोमन वर्ल्ड, रिफॉर्मेशन, रेनेसा, एनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये सारी चीजें ना पहले वाली 9th की एनसीईआरटी का भी पार्ट था, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा ये सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉलोनिज्म क्या था, इस पे इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हुआ, एंटी कॉलोनिज्म, जैसे अंग्रेजों ने हम पे राज किया तो हमने उसका एंटी कैसे किया, उनका विरोध कैसे किया, इसके स्ट्रगल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, नेशनल मूवमेंट वगैरह। ओके, तो ये हिस्ट्री वाला जो हमारा टॉपिक था बहुत इंटरेस्टिंग था। इसके साथ देखो, अब मैं सबूत सबूत कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखो कुछ सबूत भी इन लोगों ने दे रखे हैं। जैसे कि क्या है, एक साम वेदा का मैन्युस्क्रिप्ट इन्होंने दे रखा है, जो दिल्ली म्यूजियम में आज भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस टाइप की ना लिखावट हुआ करती थी। अब देखो, ये तो हिंदी में तो है, ठीक है, अब इनकी एक अलग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें ये लिखावट, लेकिन इससे हमें क्या मिल रही है, इससे हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, इससे हमें इससे हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। ठीक है, जिसके बारे में हमने उस समय के बारे में जो है पता लगाया होगा। और साथ साथ देखो, नीचे एक और हमारे पास इमेज है, जिसमें क्या है, हमारे पास एक ट्रेडिशनल पाम लीफ है जो मैन्यूस्क्रिप्ट का काम कर रहा है। जो ये वर्ड है ना मैन्यूस्क्रिप्ट, इसका मतलब होता है कुछ राइटिंग्स जिसपे कुछ लिखा हुआ हो। ठीक है, अब देखो, ये पाम लीफ है, एक पाम लीफ का पूरा पत्ता है, ठीक है, जिसपे कुछ कुछ लिखावट लिखी गई है, और ये कौन सी भाषा में लिखा है, ये तमिल टेक्स्ट है। ठीक है, और कुछ एथिकल विजडम, कुछ अच्छी बातें लिखी गई है। तो ये भी हमारे पास एक रिसोर्स है। कुछ, अब मैं कह रही हूँ मटेरियल वो कर देते। अब देखो, मटेरियल क्या है, आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेस है हमारे पास। जैसे कि ये एक इमेज है हमारे पास टेराकोटा की, ठीक है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन हमारे पास हुआ करती थी ना। ओके, जो हमारे पास हड़प्पा सिविलाइजेशन हुआ करती थी, वहां पे ये प्रैक्टिस थी टेराकोटा वाली। इट इज लाइक टॉय, ठीक है, एक टॉय की तरह है, और वो लोग ना एक आर्ट फॉर्म फॉलो करते थे जिसका नाम टैरोकाटा हुआ करता था। अब देखो, यहाँ पे लिखा है ना सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, तो उस टाइम पे ये वाली चीजें जो बहुत मोस्ट प्रिविलेंट थी। ओके, और साथ साथ आप लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक हमारे पास अदर इमेज भी है, जिसका जो है किसकी, विष्णु जी की, और किसकी, 12वीं शताब्दी की है, और सीई में है। ठीक है, अगर आपको सीई, बीसीई और एडी नहीं समझ आता तो थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोगों को।
ओके। तो देखो जैसे मैथ में आप लोग नंबर लाइन पढ़ते हैं ना, ऐसे करके नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं पूरी। अब देखो ये धरती कब से स्टार्ट हुई ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो ये जीरो है ना, इस जीरो को हमने मान लिया है कि यहाँ पे ना जीसस का बर्थ हुआ है। ओके, जीसस के जन्म को हमने क्या मान लिया, उस साल को जीरो मान लिया है। तो उससे आने वाले आगे के साल तो सारे हमारे चले गए एडी में, ठीक है। और उससे पहले के साल हो गए हमारे क्या, बीसीई में। ओके, समझ आ गया। तो जहां पे भी आपको बीसीई दिखे या सीई दिखे तो अब कंफ्यूज मत होना, जितना इजी लैंग्वेज में हो सकता था मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि बीसीई और एडी क्या होता है। तो चलो अगला है हमारा क्या, एपिग्राफिकल सोर्सेस। अब देखो एपिग्राफिकल सोर्सेस क्या होता है, कोई सा भी ऐसा मटेरियल हमें इतिहास का मिल गया है जिसमें कुछ ना कुछ लिखावट है, टेक्स्ट है, डिक्री है, रिकॉर्ड है, जिसमें कुछ छपा हुआ है उसके स्टोन के ऊपर, ठीक है। चाहे तो वो कोई भी मटेरियल है, चाहे वो स्टोन का बना हुआ है, मेटल प्लेट है, चाहे रॉक पत्थर पे लिखा हुआ है, कहीं पे भी है, जिससे हमारे को कुछ डायरेक्ट एविडेंस मिल रहा है, डायरेक्ट सबूत मिल रहा है, किसी ने लिखावट में लिखवा रखा है। और क्या चीज के बारे में पता चलेगा, किसी इवेंट के बारे में, किसी रूलर के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, ठीक है। तो इनके बारे में हमें पता चलेगा, इसी को क्या कहते हैं हम, एपिग्राफिकल सोर्स। अब देखो यहाँ पे एक सोर्स है, ठीक है। अब इसको ना बहमानी इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, बहमानी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, इंस्क्रिप्शन है वहां की। तो ये गुप्ता पीरियड से बिलोंग करता है। तो इस पे क्या लिखा है वो तो मैं नहीं पढ़ सकती, बिकॉज जिन लोगों ने इसे इंटरप्रेट किया होगा वो जरूर जानते होंगे। और दूसरा हमारे पास एक एविडेंस है जिसमें ये कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन है। अब कन्नड़ तो लोगों को बोलनी और पढ़नी आती है, मे बी वहां के लोग इसको बहुत इजीली पढ़ भी लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। और ये हमें कहाँ मिला है, अंडरग्राउंड मिला है शिवा टेम्पल में, ठीक है, परसाना विरूपाक्षा टेम्पल, हम्पी। अब हम्पी वर्ड आया है, हम्पी वर्ड हमने कहाँ पढ़ा है, किससे रिलेट करता है, जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो, फ्रॉम वेयर वी गॉट दिस हम्पी, हम्पी कहाँ पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। ओके, तो अगला है हमारा न्यूमिस्मैटिक रिसोर्सेस। अब न्यूमिस्मैटिक रिसोर्सेस वो होते हैं कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसी चीज जो कि क्या है, हमारा पैसे से संबंधी है, कॉइन, करेंसी या मेडल, ठीक है। क्योंकि कॉइन, करेंसी, मेडल्स पे ना उस टाइम पे ना राजा अपनी चित्र छपवा दिया करते थे, कहीं से जीत के आए हैं तो उसका कुछ ना कुछ चिन्ह छपवा दिया करते थे, या कुछ भी ऐसी चीज करते थे जिससे टाइम के बारे में हमें पता चल रहा है कि एक टाइम के बाद कौन कौन राजा आता गया और उनके चित्र बदलते गए। और ये भी पता चलता है कि कौन सा राजा किस टाइप का धातु, मेटल यूज कर रहा है। अगर राजा सोना चांदी यूज कर रहा है तो जरूर एम्पायर जो है बड़ा अमीर होता होगा, वेल्दी होता होगा। और अगर राजा जो है चीप मेटल यूज कर रहा है, इट मीन्स वो एम्पायर इतना जो है रिच नहीं होगा। तो देखो इससे हमें यही पता चलता है वहां की इकोनॉमी कैसी होगी, क्रोनोलॉजी, कौन किसके राजा के बाद कौन कौन कैसे कैसे राजा बनता गया, रूलर्स, ट्रेड, पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ट्रेड क्यों, ट्रेड मतलब कि व्यापार, उन सिक्कों से व्यापार भी तो किया जा रहा है ना, इसलिए। और ये पता चलता है कि ये सारी चीजें जो हैं कॉइन्स पे छापी जाती थी, कुछ कंटेंट लिख दिया जाता था, इंस्क्रिप्शन होते थे, या किसी चीज का सिंबल बना होता था। अब देखो दो एग्जाम्पल है। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये है कि ये वाला जो कॉइन है ना, ये समुद्रगुप्ता ने जो है इशू किया था, कब, 4th सेंचुरी सीई में। देगा सीई आया ना फिर से, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज सीई। और अगला देखो, अगला एग्जाम्पल हमारा ये वाला है। अब देखो ये वाला साइन ना कुछ आपको राशि से मिलता हुआ दिखता होगा, जैसे हमारा जुडियोक साइन होता है ना, तो उसका ही एक ऐसी राशि है, ठीक है, जो किसकी है, सेगिटारियस की है, ठीक है। और इसको किसने छपवाया है, ये मुगल कॉइन है, और ये छपा है जहांगीर के टाइम पीरियड में। ओके, उसने इशू किया था। और चलो, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस। ओके, पॉलिटिकल साइंस सारा किससे रिलेट करेगा, हमारा पॉलिटिक्स से। ओके, तो पॉलिटिकल साइंस में ना हम गवर्नेंस, सरकार के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कैसे और क्यों पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई, ठीक है, क्या डिसीजंस लिए गए, क्या पॉलिसीज बनाई गई, ठीक है, और क्या पॉलिसीज उन पे इम्प्लीमेंट, लागू भी की जा रही है, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, गवर्नमेंट क्या है, उसके इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस।
पॉलिटिकल साइंस इज अ स्टडी ऑफ मूवमेंट। जितने भी मूवमेंट्स हुए, नेशन बिल्ड, हमारे 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 को आज़ादी मिली, उसके बाद हमने नेशन को कैसे बिल्ड किया, क्या फॉरेन पॉलिसीज बन रही है, कैसे पावर जो है काम कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, कैसे शेयर हो रही है, ठीक है, हमारी सोसाइटी में कैसे रेगुलेट हो रही है, और हमारी पूरी एवरीडे लाइफ कैसे पॉलिटिक्स के द्वारा अफेक्ट की जा रही है। अब देखो, इंडिया में ना विलेजेस है, और विलेजेस में क्या चलती है, पंचायती राज सिस्टम चलती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जहां पे सिटीजन्स जो है अपनी आवाज उठा सकते हैं और अपने इश्यूज जाके उनको बता सकते हैं। तो ये लोकल डेवलपमेंट प्लानिंग है कि लोकल लेवल पे भी जो है डेवलपमेंट हो पाए, इसलिए पंचायती राज सिस्टम आया था। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था। ओके, और पॉलिटिकल पावर जो है ना एग्जिस्ट नॉट ओनली द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। अब ऐसा नहीं कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में ही एग्जिस्ट करती है, सिर्फ राजनीति और इन सब चीजों में, ऐसा नहीं है, बट ऑल्सो इन सोशल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप में भी होती है, कस्टम्स में भी होती है, आइडिया ऑफ लीगेसी में भी होती है। इस मतलब कि पॉलिटिकल साइंस को ऐसा नहीं समझेंगे सिर्फ पॉलिटिक्स से रिलेट कर है, सोशल साइंस सोशल रिलेशनशिप्स में भी है। अब देखो, सोशल रिलेशनशिप आपकी फैमिली है, फैमिली में आपका जो घर का सबसे बड़ा इंसान होगा उसके पास सबसे ज्यादा पावर होगी, ऑब्वियसली वो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता होगा। कस्टम्स है, आइडिया ऑफ लीगेसी है, सब कुछ अफेक्ट करता है। और इसमें हम देखते हैं examine society itself, its hierarchy, struggle for more effective and countable governance। अब हमने ना बहुत सारी चीजें जो है देख देख के आज तक हम यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या क्या स्ट्रगल्स रहे, पहले हिरार्कल सिस्टम चला करता था, तो इन सब चीजों को काउंटर करते करते आज हमने एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाई है। ओके, अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही, जो हमारे को जवाब भी देगी, हम क्वेश्चन पूछेंगे तो वो हमें जवाब देगी। ओके, अब देखो, स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया बिगिन अर्ली। अब जो ये पॉलिटिक्स की स्टडी थी ना हमारे इंडिया में, जो ना बहुत ज्यादा पहले जो है स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि देखो जब से मैं तुम्हारी बात करूँ ना, स्टोन एज में भी कोई एक उन्होंने मुखिया चुना होगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन होगी उसका भी एक चीफ होता था, ऋग्वेदिक टाइम में भी राजन हुआ करता था, जना राजन महाजनपद, ये वाले कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे ना। तो उसी टाइप का ही जो है हमारा सिस्टम जो है इंडिया में शुरू से चलते हुआ आया है पॉलिटिक्स का, और हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे से जो ये चीजें दिखाई भी देती है। पॉलिटिक्स को हम ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते कि एक सेपरेट डिसिपल है, सेपरेट नहीं मान सकते, क्योंकि देखो अब राजा का कुछ है धर्म, ठीक है, कुछ उसकी मॉरल ड्यूटीज भी है, ऑब्वियसली रिलेटेड टू मॉरल, है ना, कुछ उसमें मतलब अर्थ का मतलब इकोनॉमिक वेलबींग। अब राजा को थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में भी तो सोचना पड़े, राज्य की इकोनॉमी भी तो कुछ होनी चाहिए, उसके बारे में भी वो सोचता है। राजधर्म, राजा को कुछ राजधर्म भी है, राज्य के प्रति कुछ ड्यूटीज भी है, ठीक है, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट ना हमारे को कहाँ से इन सब चीजों के बारे में पता चला, फ्रॉम वेदास, फ्रॉम उपनिषद, पुराण, ये सारी चीजें जो है ना, वेदास उपनिषद पुरानी सारे हमारे एंशियंट टेक्स्ट, पुरानी किताबें हैं, जिनसे हमें जस्टिस, अथॉरिटी, सोशल ऑर्डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राजा की और सिटीजन्स की क्या क्या हुआ करती थी, क्या क्या चीजों के डिस्कशन हमें इन्हीं किताबों से मिलते हैं। और थैंक गॉड ये सारी किताबें लिखी गई, जिसकी वजह से हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। ओके, नहीं तो हमें पता कैसे चलता अगर कोई लिखता ही नहीं तो, राइट। तो Indian politics thought is further articulated as in the works such as Mahabharata, Shukraniti, which address governance, law, ethical leadership। अब इसके अलावा भी कुछ कुछ हमारे को पॉलिटिक्स के बारे में महाभारत और शुक्रानीति से भी पता चलता है कि कैसे कानून हुआ करते थे, कैसे लीडर्स हुआ करते थे। और अर्थशास्त्र तो हमने अभी पढ़ा, इज रिटन बाय कौटिल्य। अब उन्होंने भी पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ बोला है, ठीक है, अब उन्होंने भी बहुत डिटेल फॉर्म में बताया कि कैसे राज्य चलना चाहिए, कैसे टैक्स कलेक्ट होना चाहिए, कैसे आर्मी फंक्शन होनी चाहिए, राजा के क्या दायित्व होते हैं, कैसे अपनी लोगों का वेलफेयर करना है, भला करना है। तो ये सारी बातें भी हमारी अर्थशास्त्र में डिस्कस की थी, किसने, कौटिल्य ने। ओके, ओवरऑल इंडियन पॉलिटिकल थॉट अडॉप्टिंग होलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या अप्रोच अपना रहे हैं, होलिस्टिक, पूरा का पूरा इंटीग्रेट करके चीजों को पढ़ेंगे। जैसे कि पॉलिटिक्स को भी हम लिंक करेंगे, अब इकोनॉमी से तो ऑलरेडी लिंक है, इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी रिलेट करो हमेशा पैसे से, ठीक है।
साम्राज्य का जो पैसा है वो भी तो एक पॉलिटिक्स का पार्ट है, ठीक है, वो भी ग्रोथ होना चाहिए ना। सोशल लाइफ को भी अफेक्ट करता है, मोरालिटी, डिफेंस, ये सारी चीजें पॉलिटिक्स के अंदर ही आती है। पावर को देखा जाता है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पावर आ गई तो वो करप्शन करेगी, अंधाधुंध अपनी मनमर्जी चलाएगी, नहीं। अगर कोई राजा बना है तो उस पर आई है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और साथ साथ कुछ प्रिविलेजेस, कुछ कुछ फायदा, कुछ कुछ बेनिफिट्स भी तो उन्हें मिले हैं, है ना। तो ऐसे ही मॉडर्न इंस्टीट्यूशन में हमारे पास पॉलिटिकल साइंस है। और पंचायती राज सिस्टम हमें पता है लोकल लेवल पे चलता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। वो खुद को ही सेल्फ गवर्न करते हैं, क्योंकि लोग वहां पे ओपनली पार्टिसिपेट अपने लेवल पर कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं विलेज लेवल पर, ओके। अब एंशियंट टाइम पे भी ना इंडिया जो है क्या कह रहे हैं, इंडिया डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस जुड़े। जो ये डेमोक्रेटिक का कॉन्सेप्ट है ये एंशियंट टाइम से चले आ रहा है। अब ये नहीं बोलूंगी मैं बहुत ज्यादा एंशियंट टाइम से, लेकिन हाँ कुछ कुछ जगह पे ये एंशियंट टाइम से चले आ रहा है, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस चल रही हैं जो आज हम फॉलो कर रहे हैं, ओके। तो आने वाले कुछ सालों में आप इस पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर आप डेमोक्रेसी, इलेक्शन, अथॉरिटी, सिविल सोसाइटी, गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है और क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, ओके। तो ये कुछ आने वाले सालों में आप पढ़ोगे और सारी चीजों को लिंक करके पढ़ोगे। मैं कहूंगी कि आप चीजों को जितना ज्यादा इंजॉय करोगे ना, जितना ज्यादा सीखोगे, उतना अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। कि जितना हम खुश होकर पढ़ते हैं ना, हम उतना जल्दी चीजों को ग्रैब कर पाते हैं, ओके। तो देखो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक्स। मैंने बोला ना अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र मतलब हमेशा रिलेट करो पैसा से, ठीक है, इट इज मनी, ओके। जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमीज है, ये हर इंसान की लाइफ में और सोसाइटी में ना अलग अलग तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, ठीक है, नेचर से हमें बहुत सारे रिसोर्सेस मिले और वो कैसे लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनकी नीड्स को, उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। जितने भी हमारे को गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उसे हमने कैसे एक्सचेंज किया, कैसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो ये सब इकोनॉमी का पार्ट है ना। अब जैसे इकोनॉमी में अमीरों के पास बहुत ज्यादा धन है और गरीबों के पास कम है, इट इज ऑल्सो अ इकोनॉमी, ये भी एक इकोनॉमी है, ओके। तो इसमें हम एग्जामिन करते हैं एवरीडे लाइफ, हम अपने एवरीडे लाइफ को शेप देते हैं। कैसे खाना जो है हमें मिला, कौन से क्लॉथ हम पहन रहे हैं, कौन सी जॉब हम कर रहे हैं, किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एवरीथिंग इज इकोनॉमी। जिस जो भी चीज पैसा से संबंधित है, पैसे से आ रही, सब इकोनॉमी। सर्विस दे रहे हो, पैसा आ रहा है, कपड़े खरीद रहे हो, पैसा जा रहा है, खाना खा रहे हो तो कहीं ना कहीं से खरीदा होगा या मिला होगा, खरीदा, कुछ भी करके पैसा तो आ ही रहा है। इकोनॉमी में हमारा डिसीजन मेकिंग एज अ कंज्यूमर मैटर करता है, हम क्योंकि कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा डिसीजन मैटर करता है, ओके। अगर हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें कितने में बेचना है, ये भी हमारा मैटर है। सरकार का भी रोल होता है कुछ कुछ, क्योंकि वो टैक्स भी कलेक्ट कर रही होती है, ओके। तो कंज्यूमर डिसाइड व्हाट टू बाय, कंज्यूमर डिसाइड करता है कि क्या खरीदना है, ठीक है। और प्रोड्यूसर डिसाइड करता है उसे क्या बेचना और कितने दाम पे बेचना है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि सारी चीजों को, गोल्स को बैलेंस कैसे रखना है, कैसे ग्रोथ और स्टेबिलिटी बना के रखनी है, एफिशिएंसी, फेयरनेस, ये सारे काम सरकार के होते हैं कि धांधली ना हो, करप्शन ना हो जाए, ठीक है। तो ये सारे चीजें गवर्नमेंट के होते हैं। इकोनॉमी इज नॉट ओनली अबाउट नंबर्स। अब ऐसा नहीं है इकोनॉमी को तुम सिर्फ पैसा से तोलो, अभी तक मैं इतना पैसा पैसा कर रही हूँ, इकोनॉमी को सिर्फ पैसा से मत तोलो, लेकिन कुछ और भी चीजें मैटर करती हैं। जैसे कि वेलबींग, इंसान जो है खुश रहे, ये भी एक अच्छी इकोनॉमी का पार्ट है। इक्विटी, इक्विटी मतलब कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चीजें, मैंने बताया ना रिच एंड पुअर, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, लोगों के बीच में जस्टिस हो, लोगों को न्याय मिले, ये भी इकोनॉमी का पार्ट है। अब ऐसा तो है नहीं कि इकोनॉमी है, पैसा है, जिस रिच है सब सब खरीद लिया, सब खरीद लिया, तो गरीब लोगों के साथ तो जस्ट इनजस्टिस हो गया, तो जस्टिस भी इसका ही पार्ट है, ठीक है। इंडिया जो है ना बहुत ज्यादा रिच है और डायनेमिक इकोनॉमिक हिस्ट्री है। हमारी जो हिस्ट्री रही है ना, इतिहास रहा है, इकोनॉमी के पर्पज से देखें, इकोनॉमी मतलब पैसा, क्योंकि इंडिया में ना बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ करता था, व्यापार होता था, तो पैसा तो बहुत आता था, ठीक है। तो डायनेमिक इकोनॉमिक हिस्ट्री भी रही है। अब देखो दो दो जो सब्जेक्ट है ना मैंने एक साथ बोल दिया, इकोनॉमिक और हिस्ट्री, ठीक है। बट इट इज ट्रू कि हमारी पुराने टाइम से इकोनॉमी बहुत अच्छी है। फॉर सेंचुरीज इट वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमी। बहुत सालों
सेंचुरीज मतलब शतकों, ठीक है, काफी सौ सालों से भी पहले से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। इंडिया हमेशा ट्रेड सेंटर रहा है, इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, मैरीटाइम एक्टिविटी, समुद्र के द्वारा भी बहुत सारी एक्टिविटीज हमेशा चलती ही रहती थी, ठीक है। जैसे कॉलोनियल रूल आया, अंग्रेजों का शासन आया, तो यहाँ से ना हमारी सारी चीजें जो है खराब होनी स्टार्ट हो गई, डिस्ट्रक्ट होनी स्टार्ट हो गई, हमारी प्रोग्रेस, हमारे पास जो है पॉवर्टी फैलती गई, गरीबी फैलती गई, और कुछ फेमाइन्स आई, कुछ ऐसी आपातकालीन स्थिति बनी, ठीक है। और हमारा जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हुआ करता था ना, प्राचीन इंडस्ट्रीज जैसे कि हैंडमेड चीजों का, हैंडीक्राफ्ट, वो सब धीरे धीरे इट इज गेटिंग ओवर। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे ही हमें आजादी मिल गई, इंडिया ने दोबारा अपना इकोनॉमी सिस्टम रिबिल्ड कर दिया, ओके। कुछ पिछले डिकेड्स का मतलब 10 साल, ठीक है, पिछले कुछ दसों से और ज्यादा सालों में देखा गया है कि हमारी कंट्री जो है बहुत प्रोग्रेस कर रही है, इंप्रूव किया उसने इंफ्रास्ट्रक्चर में, और एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में भी एक्सपेंशन किया, मतलब बड़ा अपना एरिया फैलाया है एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में भी। और पॉवर्टी, गरीबी कम हुई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जो आयु है ना बस जीने की, उसका एवरेज वो भी हमारा बढ़ा है, ओके। कुछ हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस भी रह गए, जैसे कि इन द इंक्रीजिंग इनकम, हमारी जो इनकम जो है कैसे बढ़ रही है इस चीज से रिलेटेड, ठीक है, कि सबको बेनिफिट मिले, इस चीज का जो है हमारे पास ना सबसे बड़ा चैलेंज है कि सबको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इनकम बढ़ रही है तो एक ही जने की, रिच सेक्शन की बढ़ती जा रही है, इलाइट क्लास की बढ़ रही है, सबकी तो नहीं बढ़ रही, जैसे पॉवर्टी स्टिल अ इशू, कम तो हुई है लेकिन स्टिल अ इशू, ओके। देखो अगला हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो है ना, हमारा जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट है वो हमारा जो है कहाँ से रहता है, ज्यादातर सेंट्रल नेशनल पूल, ठीक है। हम पूरे नेशन को लेकर के चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम दोनों अचीवमेंट्स को देखेंगे, जो हमारे चैलेंजेस हैं और अचीवमेंट है, हम इन दोनों चीजों पे ही बातें करेंगे और एनकरेज करेंगे कि कैसे हम और अपने रिसोर्सेज को वाइजली, दिमाग से और फेयरली, अच्छे तरीके से यूज कर पाए, सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करेंगे आगे चल के, और हम अपनी प्रेजेंट की नीड को बिना किसी को हार्म करे, प्रेजेंट मतलब कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन, कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या करेंगे, वी विल फुलफिल आवर प्रेजेंट नीड, हम अपनी प्रेजेंट की नीड को फुलफिल करेंगे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, बिना किसी जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड को कॉम्प्रोमाइज किए हुए, ठीक है, मतलब उनके लिए प्रिजर्व करेंगे, सेव करके रखेंगे। तो आने वाले कुछ सालों में अगेन आप यही सब पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एंड 10th में, ओके। जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरप्रेन्योरशिप, इंटरनेशनल ट्रेड, यूनियन बजट, तो मजा आने वाला है, अच्छे अच्छे क्लासेस होंगे, ओके। बहुत मजे से हम ये चैप्टर जो है अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये पूछ रहे हैं कि हम सोशल साइंस क्यों पढ़े, हम सोशल साइंस क्यों पढ़े, क्यों ना पढ़े, क्योंकि इसमें तो इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, हम इस अर्थ पे आए हैं और इस अर्थ के बारे में ही नहीं जाना, हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं, इस सोसाइटी के बारे में ही नहीं जाना, तो क्या फायदा हुआ, ठीक है। तो हम तो पढ़ेंगे। तो देखो अब ये लोग कह रहे हैं कि जिस घर में आप रह रहे हो वो कहीं से मटेरियल आया होगा, जो पानी आप पी रहे हो वो कहाँ से आया, किस रिवर से आया, कहाँ से बना वो पानी, जिस रोड पे आप ट्रेवल कर रहे हो वो रोड का मटेरियल कहाँ से आया होगा, और उस रोड का नक्शा, इट इज टू सोशल साइंस, ठीक है। अब जो स्कूल अटेंड करने जा रहे हो, आप जिस मार्केट में विजिट करते हो, और डिजिटल स्पेस आपको मिला है, ये सब कुछ सारा सिस्टम इज ऑल व्हाट, इट इज सोशल साइंस, ओके। नाउ हाउ इट फंक्शन, हमारी सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के लोग एक साथ रहते हैं, हमारे इतने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, अगर कोई शर्मा है, कोई बनिया है, कोई मुस्लिम है, अलग अलग डिफरेंट जाति के, रिलीजन के और रेसेस के, ट्राइब के लोग एक साथ रहते हैं, फिर भी हम लोग लड़ाई नहीं करते, हम डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, हमारे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, हमारे तो काम भी अलग अलग है, स्टिल हम एक ही कंट्री में रह रहे हैं, ओके। तो हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, और बहुत लंबे समय से रह रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि अचानक से आके बस गए, हम बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री में बहुत सारे आउटकम्स है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, हम अलग अलग ज्योग्राफी में भी रहते हैं, भले हम सेम कंट्री के पार्ट है लेकिन ज्योग्राफीज भी अलग अलग हो जाती है हमारी कंट्री में, जहाँ पे कल्चर अलग हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर्स अलग हो गए, ठीक है। तो भी हम एक दूसरे की कम्युनिटी का क्या करते हैं, ऑलवेज रिस्पेक्ट करते हैं, कॉपरेट करते हैं, ठीक है।
बिकॉज जो इंडियन कल्चर है वो एक दूसरे को हम आपस में बाइंड करके रखते हैं, इसलिए हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स होके भी यूनिटी है उन हमारी चीजों में। बिकॉज वी फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, हम एक दूसरे से बिलोंग करते हैं और एक दूसरे की आइडेंटिटी को शेयर करते हैं। ओके, अब देखो डेमोक्रेटिक सोसाइटी, अगर हम डेमोक्रेटिक वे में देखें, डेमोक्रेटिक क्या होता है, लोकतांत्रिक। अब लोकतांत्रिक वे में देखें तो सिटीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पब्लिक लाइफ में, कि हमारा नेता कौन होगा, आगे तुम कुछ भी जोड़ो, ठीक है, तो हम अपना रोल जो है बहुत प्ले करते हैं, हम वोट देते हैं अपना नेता चुनने के लिए। ओके, तो उसकी कुछ राइट्स होते, हमें राइट्स मिलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि लोग कैसे रहते हैं, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, क्या डिसीजन ले रही है लोगों के बिहाफ में, लोग कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपनी सिविक लाइफ में। ओके, तो ये सारी चीजें जो होती हैं हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी का पार्ट है। साथ साथ कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज के बारे में हम पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या है, पब्लिक हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, अर्बन ग्रोथ, ये सारी चीजें ना हमें क्वेश्चन पुट अप करने पे। अब ऐसा तो है नहीं ना कि हमारी सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा अच्छी ही हो रही है। इज इट पॉसिबल? अगर एक कॉइन है तो उसका एक अपर साइड है, एक लोअर साइड है, एक हेड है तो एक टेल है, सारी चीजें तो अच्छी नहीं हो सकती ना, करप्शन भी तो चलता है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, स्टिल करप्शन इज देयर, स्टिल बहुत सारे जो है नेता पार्टी अपनी चेंज कर देते हैं, हम वोट देख किसी और पार्टी के लिए देते हैं, वो अपना जो है पार्टी चेंज कर लेते हैं, स्टिल करप्शंस आर देयर। अगर हम एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कितने सारे लोग उसे एक्सप्लॉइट भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट हमेशा ही रहेगा। ठीक है, तो हम नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, चैलेंजेस को भी जानेंगे, ताकि हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो जाएं। ओके, तो हमें सोशल साइंस क्या सिखाते हैं, क्वेश्चंस पुट अप करना और रीजन ढूंढना हर चीज के पीछे, ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाए पूरी सोसाइटी के सामने में, एज अ सोसाइटी एज अ होल, जो हमारी सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोशल साइंस कनेक्ट करता है हमारे पास, प्रेजेंट और फ्यूचर से। ठीक है, कि पास में क्या डिसीजन थे, उन्होंने क्या शेप किया, ठीक है, और बिकम बेटर इक्विप्ड टू मेक वाइजर चॉइसेस, और कैसे और ज्यादा वाइजर चॉइसेस लिए जा सकते हैं। ओके, तो देखो अब हमारा टॉपिक है कि ये जो फ्यूचर क्या होगा हमारे सोशल साइंस का, तो फ्यूचर बहुत अच्छा होगा हमारे सोशल साइंस का, क्योंकि देखो अब यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज है, वो और ज्यादा ग्रो करेंगी, सोसाइटी जो है रैपिडली बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। ठीक है, कि सोशल साइंस के अकॉर्डिंग अच्छे सिटीज बनेंगे, एनवायरमेंटल कंसर्न हमारा बढ़ेगा, माइग्रेशन बहुत ज्यादा हुआ करेगा, ग्लोबल कनेक्शंस बढ़ेंगे, जिसमें लोगों को ना शेप प्रोवाइड होगी कि उनकी लाइफ कैसे बनेगी और आगे चल के कैसे लोग जो है और आपस में ज्यादा इंटरेक्ट किया करेंगे। अंडरस्टैंडिंग दीज चेंजेस, हम इन चेंजेस को समझते समझते ना आगे और ज्यादा ऑब्जर्व करने लग जाएंगे, ऑब्जर्वेशन हमारा बढ़ेगा, क्वेश्चन पुट अप करना सीखेंगे, एविडेंसेस को एग्जामिन करेंगे और रिकॉग्नाइज करेंगे कि कनेक्शंस कैसे बिल्डअप हो रहे हैं इन द ईयर अहेड। और जैसे जैसे साल आगे बढ़ेंगे, सोशल साइंस सोशल साइंस सोसाइटी की हेल्प करेगा सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जैसे कि क्या इश्यूज है हमारे पास, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल हार्मनी, इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, चलिए इट इज प्रॉब्लम्स, मैंने बताया ना, चैलेंजेस से भी जो है अपनी सोसाइटी को और ज्यादा जान सकते हैं, और कैसे हमें उस फ्यूचर में आगे चल करके उन सब चीजों से और ज्यादा अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है और एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, कैसे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी चीजें हमें सोशल साइंस ही सिखाता है। ठीक है, सपोर्ट कैसे करना है कम्युनिटी को, जैसे चेंजिंग कंडीशन हो रही है उन्हें कैसे अडॉप्ट करना है। कितने लोग होते हैं ना, पुराने लोग होते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट को जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते, जैसे बिकॉज रैपिड चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो हम सोशल कम्युनिटी जो है उन्हें अडॉप्ट करेगी, न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करेगी। तो ये हमें प्रिपेयर करता है अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। ठीक है, कैसे हमारी सारी इंफॉर्मेशन को एक शेप प्रोवाइड की जाएगी, थॉटफुल सिटीजन जो है बहुत ज्यादा थॉटफुल होंगे, स्ट्रेंथ मिलेगी, नेशनल यूनिटी, जो हमारी नेशन की यूनिटी है ना, इसे और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी सोशल साइंस की वजह से। बिकॉज जब लोग अवेयर होंगे अपने सोसाइटी के बारे में और सोशल चैलेंजेस के बारे में, तो बेटर डिसीजन ले पाएंगे। बिकॉज हमारी कंट्री जो है वो कल्चरली रिच है, ट्रेडिशनल
कल्चर से और उनके जो रूट्स हैं उससे स्टिल लोग आज भी कनेक्टेड रहते हैं। देखा आपने, लोग बाहर के देशों में चले जाते हैं, स्टिल दे रिमाइंड देयर कल्चर ट्रेडिशन, अपने घर की याद आती है उन्हें, इस लैंड की याद आती है, बिकॉज वी कांट गेट ओवर अवर कल्चरल रूट। हम अपने रूट से कभी बाहर नहीं आ सकते। ओके, तो ये सारी जर्नी जो है बहुत सुंदर रहने वाली है, जस्ट मेरे साथ कंटिन्यू करना। मैं सारे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी और बहुत इजी वे में करूंगी, बिकॉज सोशल साइंस मुझे पता है बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बोरिंग सब्जेक्ट भी है, लेकिन मेरे को बोरिंग नहीं लगता और आपको भी नहीं लगेगा। ओके, तो सेकेंडरी स्टेज जो है हमारा क्या होगा, 2 ईयर लर्निंग है, हम 2 साल पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और 10th में। तो ये हमारे लिए एक टाइप का ना विंडो है, एक खिड़की है जिसमें हम बाहर की दुनिया क्या चल रही है उस चीज के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर हमारा क्या क्या होगा, कैसे फ्यूचर को भी हम लोग शेप देंगे, तो ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे डिफरेंट ब्रांचेस है सोशल साइंस की, ये पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, मॉडर्न इवेंट, जितने भी हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं वो कैसे हमारे आज के वर्ल्ड को शेप दिए हैं, शेप प्रोवाइड किए हैं, कैसे ज्योग्राफिकल फीचर जो है ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है, पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कैसे फंक्शन होते हैं, इकोनॉमी में कैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट होता है। तो ये सारे कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे जो हमने पहले भी पढ़ लिए हैं। ये थीम्स के बेसिस में आपकी बुक में इस चैप्टर में जो है डिवीजन कर रखा है, और साथ साथ हम एविडेंसेस जो हमारे को सबूत मिले हैं, ठीक है, उन सब चीजों को कंपेयर करेंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अलग अलग चीजों को कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारी चीजों को लिंक करके पढ़ेंगे। एज अ रीडर बहुत थॉटफुल बनेंगे, बहुत सोचने वाले व्यक्ति बनेंगे हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। ओके, तो क्लास 9th की बुक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम रीडिंग करेंगे 1 बाय 1 हर चैप्टर की। दिस इज ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके, जिसमें हम सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कॉम्प्रिहेंड होती है सोसाइटी की, कैसे सारी चीजें इंटरडिपेंडेंसी के साथ चलती है, इंटरडिपेंडेंसी है, इंटरकनेक्टिविटी है, इंटीग्रिटी है, जिस सोशल साइंस में हम हेल्प लेंगे मेस्मराइजिंग याद रखने के लिए, डेट्स का, मैप्स का, डेफिनेशंस का, अलग अलग लोगों का, जगहों का, सोसाइटी का, कल्चर का, पावर का, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ताकि हमें वो एक एबिलिटी डेवलप हो, ताकि हम आगे चल के अपने डिसीजन अच्छे से ले सके। हम फ्यूचर में कैसे अपने डिसीजन ले पाएंगे, जब हम अवेयर होंगे, जब हम जानते होंगे, ठीक है, और हम रिस्पॉन्सिबली एक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, और कैसे सोसाइटी का और हमारा जो है रिलेशनशिप रहता है। ओके, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे, क्या बनेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे, इंडिया के भी और इस वर्ल्ड के भी। तो इसी के साथ होता है हमारा ये चैप्टर ओवर। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको ये चैप्टर कैसा लगा, और नेक्स्ट चैप्टर में कौन से चैप्टर में बनाऊं इसी क्लास के, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि ये वीडियो आपको समझ आया कि नहीं आया। फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज ऑफ क्लास 9th सोशल साइंस, अगर आपको मुश्किल लगता है तो मैं थोड़ा सा इजी वे में उसको आगे पढ़ाने की कोशिश करूंगी, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो और क्लास 9th इजी हो जाए सोशल साइंस के मामले में। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।